अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो होगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को स्टडी करते हैं। यूनिट वेक्टर आ गया। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपको नल वेक्टर जितना आसान बताया उतना ही हमारा यूनिट वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे कोई पूछे पूरी फिजिक्स में कौन से दो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा फर्स्ट है वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर्स, और सेकंड है मैथमेटिकल टूल्स। ये दो चैप्टर जो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में 11th एंड 12th में। ओके, बाकी सारे हो जाते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के ऊपर सब डिपेंड करता है। अगर पूछे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है इनमें भी, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है सबको पता है, वेक्टर which has magnitude यूनिटी और 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है या उसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको आप क्या बोलोगे, यूनिट वेक्टर बोलोगे। ठीक है। एंड इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। ये केवल और केवल डायरेक्शन को बताता है। इसको काम में क्यों लेते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं। ये आप सिंपल सी बात है, ये समझ के चलना है आपको। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई पर्सन है या कोई लड़का है, ये ठीक है, ये एक लड़का है, ये रोड है यहाँ पे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है ये, ठीक है। अब यहां पर इसकी जो दौड़ रहा है तो कोई ना कोई इसकी स्पीड होगी, कोई ना कोई इसकी मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का। मान लिया ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या स्पीड से दौड़ रहा है, या मान लो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो इसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है v, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए 5 मीटर पर सेकंड। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप कह दोगे ये वाली डायरेक्शन है। कौन सी, ये वाली। आप क्या बता दोगे कि इसकी राइट डायरेक्शन बोलोगे आप। लेकिन राइट है तो मैं लिखूं कौन से, किसका रेफरेंस लेके लिखूं, आपकी राइट लिखना है मुझे या फिर मेरी राइट लिखना है। मेरे हिसाब से राइट लिखूं मैं, मेरे हिसाब से लेफ्ट हो रहा है, आपके हिसाब से राइट हो रहा है, तो फिर कैसे लिखें। तो कोई भी डायरेक्शन राइट और लेफ्ट से नहीं आती, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन राइट लेफ्ट से नहीं आती। ये जो डायरेक्शन है ये फिजिक्स का हमारा रेफरेंस पॉइंट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो हमारा इसके नेक्स्ट पॉइंट में ही आएगा। तो इसके लिए मुझे एक बार मैं जस्ट लिख देता हूं यहां पर एक रेफरेंस के लिए, सही नहीं है, मैं केवल एक बार रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। मान लो ये वाली, जैसे ऊपर की डायरेक्शन में क्या लिखा जाता है, नॉर्थ लिखा जाता है, तो नॉर्थ के इस तरफ ईस्ट हो जाती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट डायरेक्शन हो गई। अब ये कंप्लीट वेक्टर हुआ है क्योंकि इसके साथ ये मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ ये क्या है, इसका डायरेक्शन है। लेकिन इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे नहीं लिखा जाता। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है भाई, इसकी वेलोसिटी किधर है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, वो तो इधर है कि इधर दौड़ रहा है, ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और उस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक फिक्स सिंबल ले लिया कि किसी भी वेक्टर का, कोई भी जो वेक्टर है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लेटर के ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या लिख लिया, वी कैप। वी जो है ना, पूरा कंप्लीट जो वी है वो तो ये है, वो तो ये है, लेकिन जो वी कैप है
वो इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया है कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी वेक्टर जो है ना, मान लो ये एक वेक्टर v है जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ इस वेक्टर का क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। यहां से लेकर वहां तक की जो डिस्टेंस है वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो मैंने ये मान लिया कि कोई भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, जो यूनिट मैग्नीट्यूड है वो कौन है, v कैप। तो v कैप का इतना सा मैग्नीट्यूड है, ये मान लो। वो यूनिट एक कदम में कितना चल रहा है, एक कदम में जितना चलेगा वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा v। ठीक है, तो यहां पर मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, 5 नॉट 5, अभी मुझे इस वेक्टर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। पहला चाहिए इस वेक्टर का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, इनटू इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट है, तो ईस्ट कौन सी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, तो मैं इसका यूनिट वेक्टर लिख दूंगा ऐसे। ये किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया, ये हमने पहले भी देखा था। अब क्या है, अब मुझे अगर v कैप चाहिए, मुझे अगर v कैप चाहिए तो मैं क्या करूंगा, v वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनके यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए भी हमें एक कंप्लीट पहले कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कैसे आता है देखो। एक हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है ना, ये आपको बताएंगे अच्छी तरीके से कि यूनिट वेक्टर और कैसे होते हैं। देखो ये वाला जो यूनिट वेक्टर लिया है हमने v कैप, ये हमने एक रैंडम यूनिट वेक्टर लिया है जो जनरली होता है। अभी हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे जो एग्जिस्ट करते हैं, हमारे कैलकुलेशंस के लिए बहुत अच्छे से काम में आते हैं वो। तो उनको बोला था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, और ये किसमें होते हैं, ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं। ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ना 3 डायमेंशनल, आप इसको लिख सकते हो कितना, 3 डायमेंशनल, 3D, 3 डायमेंशनल में आएंगे ये। ठीक है, कैसे होता है ये देखो, हमारे पास यहां पर हम एक 3 डायमेंशनल वो बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखते हैं ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास एक, ये वाली एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो गई वाई एक्सिस। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने पहले से स्टडी कर रखी है जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये कितना है, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर एंगल होता है, ये परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, लेटरल हॉरिजॉन्टल है। ओके, हम इस तरफ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे आपके हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, और अगर हम इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ऊपर y में जाएंगे तो पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है ना, ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं कि यहां पर एक ही और एक्सिस आ गई, और ये हमारे पास हो गई z एक्सिस। ओके, ये हमारे पास हो गई z एक्सिस, और ये जो मैं कंसिडर कर रहा हूं, ये जो z एक्सिस है ना, वो इस बोर्ड वाले प्लेन में नहीं, ऐसे पसरी हुई नहीं है, लेटी हुई नहीं है, ये इस तरीके से बाहर की तरफ निकली हुई है।
आप इसके अकॉर्डिंग कंसिडर करके चलो, ये इस तरीके से बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है। कैसे, आप इस तरीके से मान के चलो, ये एक्स एक्सिस हो गई ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो है ये वाई एक्सिस हो गया। अब हमारे पास जो जेड एक्सिस आ रही है वो जेड एक्सिस इस तरीके से आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, ये आपके सामने जेड एक्सिस। ओके, तो मैं ये वाला पेन लगा लेता हूं, ये आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपके सामने 3 डायमेंशनल एक्सिस आ गई। ये देखो, ये आपके सामने एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। फिर आप इसको देखो, ये वाले को, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो इसके बीच में एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का है। फिर ये दोनों है, देखो ये वाली एक्सिस, इसको देखो इस तरीके से बनाने पर, ये और ये, इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये आपके पास 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम है। मैं आपको ये देखो इस तरीके से हो गया, ओके, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो हर एक दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब मैं आपको बता रहा था कि जो यूनिट वेक्टर है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, हम ये जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, जिनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। एक होता है यहां पे आई कैप, आई कैप क्या होगा, एक तरीके से इस तरीके से मान लो, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो होगा 1 स्टेप along x एक्सिस। आई कैप का मतलब 1 स्टेप अलोंग एक्स एक्सिस। आप एक स्टेप इधर, यहां से एक स्टेप आप इधर चलोगे तो आपने कितना ट्रेवल किया है, आई कैप ट्रेवल किया है। फिर आप एक स्टेप और चले, आपने कितना ट्रेवल किया, आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप। अब टोटल कितना चले इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपके पास यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल जो वेक्टर हो गया, ये जो टोटल कंप्लीट जो वेक्टर हो गया, ये हो गया 5 आई कैप, क्योंकि आई कैप को आपने 5 टाइम्स कवर किया है। ओके, आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप। अब यहां पे 5 का मतलब आपने 5 स्टेप्स लिए हैं। ओके, यहां से 5 कदम लिया आपने, ओके, और कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। आई कैप आपको एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम बात करते हैं जे कैप, 1 स्टेप अलोंग वाई एक्सिस। जैसे यहां से ये जे कैप, जे कैप, जे कैप, ये आपके 4 मैंने डिफरेंट इसके पॉइंट्स लिए। तो मैं अगर यहां से कोई वेक्टर बनाऊं, इस डायरेक्शन में अगर मैं बना रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ जे, क्योंकि यहां पर मैं जे कैप के 4 पार्ट्स कवर किए हैं, 4 टाइम्स कवर किया है, ठीक है। तो ये आपका जे कैप हो गया। जे कैप कौन सी डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में होता है। फिर होता है के कैप, के कैप होता है इधर इस डायरेक्शन में, कौन सा, जेड डायरेक्शन में, जो कि बाहर की तरफ आ रही है। या तो ये बाहर की तरफ आएगी तो पॉजिटिव जेड, और अगर ये अंदर नीचे की तरफ जाएगी, बोर्ड के अंदर है तो पूरा क्रॉस करके दीवार के पीछे चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहां पर ये मैंने यहां से 3 टाइम्स कवर किया है इस ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के कैप। तो ये क्या है, यहां पे के कैप हो जाएगा 1 स्टेप अलोंग के, या नॉट के, अलोंग जेड एक्सिस। ये आपके पास
जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है उनके बारे में आ गया, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब अगर मैं इसमें से एक वेक्टर ऐसा कंसिडर कर रहा हूं, इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूं, किसको, 5 आई कैप को, 4 जे कैप को एंड 3 के कैप को, तीनों को कंबाइन करके एक वेक्टर में अगर बनाऊं तो मेरा वेक्टर बनेगा कैसे, ये देखना आप। ये मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। देखो ये कैसे बनता है। तो ये आपके पास हो गया है ना। अब देखो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले 5 टाइम्स आई कैप की तरफ चलना है। तो मैं यहां पे पहुंचा, ठीक है। 5 टाइम्स आई कैप चलने पर मैं यहां पे पहुंचा। अभी तक मेरे कोऑर्डिनेट क्या है, मेरे कोऑर्डिनेट है 5 आई कैप, ओके। फिर मैं 4 जे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ चलूंगा। तो मैं क्या हुआ, यहां से 4 ऊपर की तरफ में रवाना हुआ, 4 जे, ठीक है। तो मेरे पास देखो यहां पे जो मेरा, देखो ये कितना चला, मैं 4 जे, ये कितना चला 5 आई। 5 आई चलने के बाद मेरा क्या है, 5 आई है। फिर मैं 4 जे इधर चला ऊपर की तरफ, तो मेरा अब यहां पे कोऑर्डिनेट कितना हो गया, मेरा 5 आई प्लस 4 जे, इतना मेरा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट तक है, जो कि मैं बोर्ड के प्लेन के ऊपर ही बैठा हूं, मैं अभी बाहर नहीं आया। अब अगर मेरे को जेड डायरेक्शन के अलोंग आना है, इस डायरेक्शन के अलोंग आना है, तो ये मानो मैं यहां से बाहर की तरफ निकल के आ रहा हूं, यहां से बाहर की तरफ निकल के आ रहा हूं, कितना 3 के कैप। तो कितना चला मैं, 5 आई प्लस 4 जे प्लस 3 के। यहां पे मेरा जो कोऑर्डिनेट है, यहां पे जो मेरी पोजीशन है वो क्या है, यहां पे मैं लिखूंगा इसको 5 आई कैप 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। मेरा जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट, मेरा जो टोटल जो कवर किया है मैंने, या जो मेरी जो अभी की जो पोजीशन है वो कितनी है, इतनी है। अब ये जो पोजीशन वो यहां से यहां तक आप मेजर करो। अब आपको ये लगेगा ये तो नजदीक बीच में आ गया, नहीं, ये कैसे है, हमारा जो ये जेड एक्सिस है वो इस प्रकार से है, बाहर की तरफ आ रही है। तो हमारा ये जो वेक्टर है ना, ये भी यहां से इस तरीके से बाहर निकलते हुए आ रहा है, इस तरीके से ये बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझना, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से देखो, मेरे पास ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ये 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम आपके सामने, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम है। तो मैं सबसे पहले मैं यहां से यहां आया, फिर यहां से ऊपर की तरफ आया, ठीक है। और फिर मैं ऊपर से यहां से यहां से ऊपर, फिर ऊपर से अब मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा हूं, ठीक है। ये क्या है, 2 डायमेंशन में हम 3 डायमेंशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा वेक्टर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो सपोज हमारा ये जो वेक्टर बना आर, ये कोई भी एक वेक्टर आर बना हमारा, तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू 4 आई कैप, सॉरी 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमारा टोटल कंप्लीट वेक्टर बना। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड होगा, देखो ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का भी तरीका यहीं पर आ गया आपके सामने। आर का ये तो वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा। ये मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, इस तरीके अंडर रूट करके सबका स्क्वायर कर दो, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया, एक्स का स्क्वायर, जेड, वाई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, ठीक है। ये आई का, फिर जे के साथ, आई के साथ एक्स वाली डायरेक्शन है, वाई के साथ जे वाली डायरेक्शन है, और के के साथ जेड वाली डायरेक्शन है। आ गई सब। अब इनका स्क्वायर करने के बाद क्या आ गया, 25 प्लस 16 प्लस 9 अंडर रूट 50। तो इसको आप सॉल्यूशन करके लिखते हो तो क्या आता है,
5 इंटू √2, क्योंकि इसको आप 25 इंटू 2 करोगे तो 25 का √5 हो जाएगा, नीचे √2 बच जाएगा। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर का तरीका क्या था? यूनिट वेक्टर का तरीका क्या था? यूनिट वेक्टर का तरीका है, इसके भी पीछे है, देखो ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर दिया वो अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका r कैप इज इक्वल्स टू 5i प्लस 4j प्लस 3k अपॉन 5 √2, ठीक है। ये इसका अगर फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, फॉर्मूला अगर लिखता मैं तो वेक्टर r अपॉन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से। तो ये आपके सामने इसका यूनिट वेक्टर। अब इसको आप सोल्व करके भी लिख सकते हो। सोल्व करके कैसे लिख सकते हो? 5 से 5 कैंसिल आउट, 1 अपॉन √2 i कैप, 4 अपॉन 5 क्या लिखोगे? 0.8 अपॉन √2 j कैप प्लस 0.6 अपॉन √2 k कैप। तो इस तरीके से आप यहां पे, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। अब क्या पता ये यूनिट वेक्टर ही है, अगर आपको कोई कह दे आके भी मैं नहीं मानता ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर उसको बोलना, जो भी आपको ऐसा बोले, मतलब भाई साहब एक काम करो, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो देखो यूनिट वेक्टर वाले का मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं। तो यूनिट वेक्टर वाले का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? देखो यहां से √ पहले तो इन सब का स्क्वायर, जो नीचे बच गया ना, इनका सबका स्क्वायर, तो 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस ये जो ऊपर है ना 0.8, इसका स्क्वायर कितना आएगा? 0.8 का स्क्वायर आता है 0.64 अपॉन 2। फिर ये जो है ना ऊपर 0.6 का स्क्वायर, इसका कितना आता है? इसका स्क्वायर करने पर आता है 0.36 और नीचे 2। तो ये आपके पास आ जाएगा नीचे 2 एलसीएम 1 प्लस 0.64 0.63 √ चलेगा ही साथ में, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये यहाँ पे हो जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन 2 का √ तो आप ये देखो √1, √1 का आंसर भी 1। तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1 आया कि नहीं आया? इस तरीके से आप बता सकते हो सबको, आंखें खोल के दिखाना उनको कि देखो इस तरीके से मैग्नीट्यूड 1 आता है। अब आपके एक चीज कंफ्यूजन हो रही होगी शायद, ये कैसे आ गया? तो एक स्टेप नहीं छोड़ा, एक स्टेप छोड़ते ही कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। देखो ये सबके ये, तो वो फिर आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो और साथ ही साथ उसको चेक भी कर सकते हो कि वेदर योर यूनिट वेक्टर इज करेक्ट और नॉट। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो इस वेक्टर का, कोई भी गिवन वेक्टर का। जो भी आपके पास गिवन वेक्टर, मेरे पास गिवन वेक्टर क्या था? r वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, इनका यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम देखो इसके आगे क्या है। तो ये आपके पास हो ही गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इन तीनों का आपके सामने आ गया। अब है वेक्टर, यूनिट वेक्टर का ही कुछ ये इसके नोट्स लिखे हुए हैं। यूनिट वेक्टर, या आप इसको केवल डायरेक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका कोई भी खुद का मैग्नीट्यूड होता है। कितना? 1 होता है। अब 1 होने का एक चीज और बताऊं, देखो 1 ही क्यों होता है? मान लो हमारे पास ये जो वेक्टर था अभी r, इसका मैग्नीट्यूड था हमारे पास ये।
अब ये जो साथ में यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन लिख रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही क्यों होता है, ये भी सोचा होगा आपने। इसलिए होता है क्योंकि सपोज एक बार के लिए कि ये मैग्नीट्यूड अगर 1 के अलावा कुछ होता, 2 होता, तो अगर 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होता आर मैग्नीट्यूड से, तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाती, डबल हो जाता इसका मैग्नीट्यूड, इफेक्ट ज्यादा हो जाता। अगर ये पॉइंट में कुछ होता एक से छोटा, तो इसका जो इफेक्ट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता, डिक्रीज हो जाता। लेकिन अगर आपने इस मैग्नीट्यूड को इसके 1 मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा वेक्टर का, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, वो तो इन पे अगर 2 होगा, 1 से ज्यादा हो गया, 1 से कम होने पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। फिर इसमें कुछ है, a vector which has magnitude of unity and fixed direction is known as unit vector. In common terms, unit vector is nothing but a direction. सिंपल है, ये आपको मैंने बताया था, ये कुछ नहीं है, केवल और केवल डायरेक्शन होता है। We have infinite directions, हमारे पास एग्जिस्टिंग डायरेक्शंस इनफाइनाइट होती है, लेकिन हम जो 3 आपको जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बताए हैं 3, वो 3 क्या है, स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेकिन इनके अलावा डायरेक्शन तो बहुत सारी है। ठीक है, तो उन डायरेक्शन, क्योंकि बहुत सारी का मतलब ये डायरेक्शन आ गई, ये आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई, जिधर भी आप डांस करते हुए आपका हाथ चले जाता है, वो सभी आपकी डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, सामने डायरेक्शन आ गई, इधर डायरेक्शन आ गई, सामने आ गई, ऊपर आ गई। आप डांस कर लो, पीटी कर लो, कोई योगासन कर लो, कुछ भी कर लो, जिधर भी आप जो कोई भी आपका हाथ या पैर जाएगा, उधर ही एक ना एक डायरेक्शन मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायरेक्शन एंड इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। फिर हम बात करते हैं, इन फिजिक्स वी हैव इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि इनफाइनाइट डायरेक्शंस है तो इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स। ओके, वी हैव 3 रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। कौन कौन से हैं बता देता हूं। आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, के कैप अलोंग जेड एक्सिस। फिर इनके ऑपोजिट डायरेक्शंस भी तो हो सकती है। अगर मैंने आपके सामने लिख दिया माइनस आई कैप, तो आप क्या लिखोगे, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, माइनस जे अलोंग माइनस वाई एक्सिस, माइनस के अलोंग माइनस जेड एक्सिस। देखो हाँ, यहां पे ये जो मैंने बनाए वो सारे पॉजिटिव आई के बनाए। अगर मैं इधर बना दूं तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। अगर मैं नीचे बना दूं तो माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अगर मैं अंदर की तरफ बना दूं तो माइनस के कैप, माइनस के कैप, इस तरफ से। ओके, तो हमारे पास ये जैसे प्लस में इस तरफ होगा, उसके ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्लस इस तरफ होगा, उसके ऑपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। प्लस जे के इस तरफ, नेगेटिव वाला ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आ गए, जो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। और 3 उनके नेगेटिव, वो तो जनरली किसी भी चीज का नेगेटिव आना ही है, तो उसको अलग से नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर्स हुए। यूनिट वेक्टर्स में मैं आपको फिर से बता देता हूं, यूनिट वेक्टर्स आर नथिंग बट अ डायरेक्शन। वेक्टर्स विच हैज देयर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 या यूनिटी इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिट वेक्टर को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर आपको उसकी
यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर को बनाने के लिए, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो या यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वो वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी, ये जो बंदा है ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है कंटिन्यूअसली, इस डायरेक्शन में मान लिया हमने एक बार, तो किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अभी तक तो ये स्केलर है लेकिन डायरेक्शन बता दी कौन सी, ईस्ट, तो इतने में वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इस मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई क्या किया, डायरेक्शन ही तो मल्टीप्लाई की, इसलिए ये क्या हो गया, वही हो गया जो आप सोच रहे हो, क्या हो गया, इसलिए ये वेक्टर हो गया। ओके, तो ये आपका यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे क्या, हाँ वही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का ये कॉन्सेप्ट है। क्या है, आई कैप इज नॉट इक्वल्स टू जे कैप इज नॉट इक्वल्स टू के कैप। देखो हमारे पास यहां पर 3 डिफरेंट एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो कि आई कैप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, वाई एक्सिस जो कि जे कैप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जेड एक्सिस जो कि के कैप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो इनकी अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण वेक्टर्स तो डिफरेंट हो जाते हैं। वेक्टर्स को सेम होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण आई कैप इज नॉट इक्वल्स टू जे कैप इज नॉट इक्वल्स टू के कैप, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप and magnitude of j cap and magnitude of k cap all are equal और same, equals to 1, ये भी मेरे को लगाना चाहिए यहां पे, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर ए वेक्टर, देखो अलोंग है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कैप इक्वल्स टू ए का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये यहां पे एरो नहीं आना चाहिए था। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है ना, इसका करेक्ट वर्जन ये आ गया।